लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए है कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट अब सार्वजनिक की जाए। जिसके बाद यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला किया, साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी बात की है। आप भी सुनिए। राजनीति करने के लिए और भ्रष्टाचार का रास्ता कोई खोले, इसकी पार्टी कभी भी समर्थक न थी, न है, न कभी भविष्य में होगी। लेकिन आज जो भी माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला आया है, वह आपके माध्यम से सवाल के जवाब में ही मैं केवल कह रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने की गारंटी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। और भ्रष्टाचार का अगर गंदा नाला कोई है तो कांग्रेस और उसके समर्थक दल है। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त, चाहे वह राजनीति हो, चाहे पार्टी का फंड हो, चाहे चुनाव हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसान कल्याण की योजनाएं हो, चाहे युवाओं के उज्जवल भविष्य की योजनाएं हो, चाहे इंफ्रा जो देश के अंदर, चाहे सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे रोड नेटवर्क, चाहे रेल नेटवर्क, चाहे हवाई मार्ग का, चाहे जल मार्ग का, जो ये सब होता है उसमें भी कहीं भ्रष्टाचार का कोई रास्ता न बचे। यह अगर संकल्प लेकर के सरकार को चलाने का काम कोई कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनना वह तो गर्व का विषय है ही, लेकिन अबू धाबी में भी भगवा लहरा जाना ये विशेष गर्व का विषय है, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। कभी इसी देश के अंदर स्वतंत्र भारत में ऐसे मुस्लिम देशों के अगर राष्ट्रपति आते थे तो मंदिरों को पर्दे से ढका दिया जाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज अबू धाबी में भी भगवा लहरा रहा है। ये गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि काले धन के रूप में उसे बड़ा चंदा मिलता था जो अब रुकेगा। चोर के दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस का ऐसा ही हाल है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग लड़ने का ऐलान किए हैं, उस जंग का परिणाम है कि जब कांग्रेस थी तो 1 रुपए में 15 पैसे लोगों को जिनके लिए योजना बनती थी वहां पहुंचता था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो 34 लाख करोड़ रुपए देश की वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमने डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया है। अगर यह कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार होती तो भ्रष्टाचार का मतलब 34 लाख करोड़ का 15% तो लोगों को मिलता और 85% या कांग्रेस के बेईमान भ्रष्टाचारी खा जाते। लेकिन आज समय बदल गया है। 10 साल लगातार सरकार में रहने के बाद जितनी तेज लहर 2014 में थी, 2019 में थी, उससे भी तेज लहर 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए है। जी रायबरेली जीती भी थी, लेकिन इस बार वो राज्यसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी बहुत स्पष्ट नहीं बता रही कि रायबरेली या अमेठी चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसा क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी की? तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस चूक गई। वैसे भी उत्तर प्रदेश में चाहे आदरणीय सोनिया जी लड़ती और चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ता, अमेठी हम पिछली बार श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उनको हरा चुके हैं, और इस बार रायबरेली में भी कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर के पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी लाखों वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पर विजयी होगा, कमल का फूल खिलेगा तीसरी बार मोदी सरकार के लिए। एमएसपी समेत तमाम समस्या का निदान होता है, आखिरकार कहां बात है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार बहुत उदार भाव से किसानों से बातचीत भी कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में हम लोगों को इतना ही कहना है कि किसान की जो समस्या है वो समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जाएंगे। और उसमें 3 सदस्यीय बहुत शीर्ष मंत्रियों की एक कमेटी भी बनी हुई है, वह किसानों से बातचीत कर रही है। और मैं यह मानता हूं कि किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की आड़ लेकर के विपक्षी इसमें घुसपैठ ना करें और वह चुनाव के मैदान में, जनता की अदालत में 2024 के चुनाव में अपनी विचारधारा, अपनी उपलब्धि, अपने काम और हमने अगर कुछ गलत किया होगा तो हमारे विरोध में आके प्रचार करें। लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार को निशाना बनाने के जो विपक्षी दल
या नेता वो कोशिश कर रहे हैं, वो ना करे। बाकी किसानों से सरकार बातचीत कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए की वकालत करती है, लेकिन अभी राज्यसभा के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम जो उन्होंने घोषित किए हैं उसमें पीडीए फॉर्मूले का अभाव दिखता है। इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, क्योंकि पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए एक ढकोसला है, एक धोखा है, सफेद झूठ है। इसलिए वह पीडीए को मैं बार बार कहता हूं कि उनका पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, उनके पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और कांग्रेस चुक गई है। बसपा को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। राज्यसभा में 7 प्रत्याशियों के नामांकन भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं और जिस तरह की अंतर्कलह समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम नहीं, पर, 7 हो उसका गए, मतलब 7 हो गए, 8वां आज और कराने जा रहे हैं। किसका कराना है ये बता दीजिए। ये तो अभी आप जब 8वां 1 बजे यहाँ पर नामांकन होगा वो आप सबको दिखाई देगा, लेकिन 8 प्रत्याशी हमारे लड़ेंगे और 8वां हमारे राज्यसभा में निर्वाचित होकर के जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पश्चिम बंगाल के संजय वहां पर जो सरकार है वो सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। वहां पर दमन चक्र चल रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ममता दीदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है पूरे पश्चिम बंगाल में त्राहिमाम है। वहां पर ना कोई गरीब सुरक्षित है, ना कोई किसान सुरक्षित है, ना कोई नागरिक सुरक्षित है, ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सुरक्षित हैं। अराजकता का पूरा माहौल।